दोस्तों नमस्कार। आज हम बिखरे पन्ने अनसेंसर्ड में जिस लेखिका से बात करने जा रहे हैं उनका नाम है जया जादवानी। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के कोतमा में जन्मी जया जादवानी पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में ही निवास कर रही हैं। दोस्तों, जया जादवानी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्री विमर्श को एक मुखर आवाज दी है। महिलाओं के जीवन की विडंबनाओं को बेहद सशक्त ढंग से चित्रित करने वाली जया जादवानी की रचनाएं उदास मौसम में भी जीने का जुनून पैदा करती है। जया जादवानी को दुर्लभ पुस्तकों के अध्ययन का विशेष शौक है। इसके अलावा जीवन के रहस्यों को जानने, यायावरी, दर्शन और मनोविज्ञान में भी उनकी खास दिलचस्पी है। यही एक वजह है कि उनकी हर रचना अंतर्मन के कोनों में जाकर रूढ़ियों और बेमतलब की परंपराओं को तोड़ने के लिए लगातार दस्तक देते रहती है। अपने 30 साल के अधिक समय के लेखकीय जीवन में जया जादवानी ने खूब लिखा और सार्थक लिखा है। अब तक उनके 4 कविता संग्रह, 10 कहानी संग्रह, 6 उपन्यास और अनुवाद की 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी एक चर्चित कहानी अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है पर इंडियन क्लासिक के तहत टेली फिल्म का निर्माण हो चुका है। उनकी बहुत सी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, मराठी, डोंगरी और बांग्ला भाषा में हो चुका है। मुक्तिबोध और कथाक्रम सम्मान सहित और भी बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित जया जादवानी की बहुत सी कहानियों के नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं। उनकी अनेक कहानियां विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। अपने जीवन और लेखन के प्रारंभिक दिनों में जया जादवानी को समाज की बंदिशों और रूढ़िवादिता से दो हाथ करना पड़ा है, जूझना पड़ा है। जया जादवानी आज भी अपनी रचनाओं के माध्यम से विसंगतियों पर लगातार प्रहार कर रही है। उनकी रचनाओं में हम आज भी किसी बेबस की चीख को सुन सकते हैं। उनकी कहानियों में रुदन है तो विद्रोह भी है, और हाँ, प्रेम की एक नदी भी है जो कहीं बहुत गहरे भीतर जाकर बहती भी है। तो चलिए मिलते हैं जया जादवानी से। जया जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन ये नहीं पूछूंगा कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है। अब इतने सालों के बाद भी मैं आपकी रचना प्रक्रिया पे सवाल पूछूं तो ये कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई एक लेखक धीर गंभीर तो होता है, धीर गंभीर उसको रहना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी हंसने बोलने में भी क्या बुराई है। तो आखिरी बार आपको हंसते वक्त कब देखा गया था, थोड़ा सा पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं जी कि मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। अच्छा, हमें तो लगा नहीं कभी। स्कूल से लेकर और कॉलेज में मैंने जितनी पढ़ाई की या अपने दोस्तों के साथ जितना वक्त मैंने गुजारा है, मैं सबसे ज़्यादा हंसती हूँ। मेरे दोस्त इतना नहीं हंसते जितना किसी भी बात पर मैं हंसती हूँ। पर जैसे जैसे मैं राइटिंग में और आगे आती गई, मुझे समझ में आया कि सबके साथ नहीं हंसा जा सकता। कई बार आप जानते हैं हमारे यहाँ पुरुष मानसिकता कैसी है। आप किसी से अगर हंस के बात कर लिए तो वो अदरवाइज लेना शुरू कर देता है फिर ना। और ये निगाहों का फर्क लड़कियों को और औरत को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों के लिए आसान है कि किसी भी दोस्त के ऐसे कंधे पर हाथ मार के बोलते हैं चल रहे यार आज कहीं चलते हैं, मन बड़ा ख़राब है, और कहीं ढाबे में जाके बैठते हैं, खाना खा के आते हैं। पर कोई औरत किसी पुरुष को अगर ऐसा कह देगी ना, वो उसका दोस्त भी होगा, तो यह मामला सब गड़बड़ हो जाता है। तो मुझे ये धीरे धीरे समझ में आया कि मैं सबके साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए चुनिंदा जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो मेरे निकटतम हैं, सिर्फ उसी के साथ किया जा सकता है। फिर आने वाले सालों में और जैसे आपकी एक, क्योंकि मेरा गंभीर लेखन है इसलिए मेरी छवि भी बहुत गंभीर लेखिका की बनती चली गई। वही मैं कह रहा था। जी तो इस तरह से लोग आपको जब गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं तब तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाती है कि आप उनके साथ ऐसे हंस बोल नहीं सकते। और दूसरी बात है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आपको ना एक बॉक्स में डाल देते हैं, फ्रेम में डाल देते हैं कि ये जया जी इसी के लिए बनी हैं, ये यही कर सकती हैं। और थोड़ा मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि लोगों को ना इतनी जल्दी अपने निकट नहीं आने देना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ। तो मैंने जब डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया तो जानबूझ के ये शुरू किया ताकि लोग मुझसे ज़रा दूर रहें और थोड़ा सम्मानजनक ढंग से पेश आएँ।
ये भी है ना कि जिस तरह से हम अपने घर की लड़कियों को लड़कियों की प्रतिभा को स्वीकार नहीं करते, उस तरह से ये भी है ना कि हम अपने शहर की प्रतिभा को भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत बड़ा बैरियर है। जय जी, एक बड़ा मौजूद सा सवाल है कि मतलब आजकल तो हर लेखक जो है उसके माथे पे एक लेबल चिपका दिया जाता है कि भाई ये दलित लेखक है, ये सामाजिक लेखक है, ये कोई राजनीति पे लिखने वाला लेखक है, ये कोई ठेठ क्रांतिकारी लेखक है। वैसे ही जो भी महिलाएं लिख रही हैं, जो भी अच्छी राइटर्स हैं इस देश की, उनके बारे में ये धारणा बना ली गई कि बस ये स्त्री लेखक हैं तो स्त्री विमर्श ही करते रहेंगी। एक बात उठते रहती है और अक्सर साहित्य की दुनिया में उठते रहती है कि भाई स्त्री लेखन ही क्यों, एक मनुष्य के प्रति या मनुष्य के लिए लेखन क्यों नहीं होता? इस पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, इस स्त्री लेखन शब्द पर मुझे भारी ऐतराज है, और ये ऐतराज सिर्फ मुझे ही नहीं है, मेरे जैसी अन्य सजग औरतों को भी स्त्री लेखन शब्द पर ऐतराज है। इसकी कई वजहें हैं। हम ये नहीं कहते, पहली बात हम ये नहीं कहते कि ये पुरुष लेखन है, हम ये कभी नहीं कहते, लोगों ने तो नहीं कहा, सही है ना जी। दूसरी बात ये है कि स्त्री लेखन का मतलब क्या है? क्या दो स्त्रियां एक जैसा लिखती हैं? क्या उनकी भाषा शैली एक है? क्या वो एक जैसे विचार रखती हैं? है ना? क्या उनके लिखने में कोई समानता है कि आप उसको एक कैटेगरी आपने बना दी कि ये स्त्री लेखन है? ऐसा होता नहीं है। लेखन क्या है? हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, जो भी हमारे अनुभव हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, हमारी वांछा है, हम जो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जो ड्रीम देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ लिखना चाहते हैं, हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं। उसमें बहुत कुछ कहा जाता है और बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। जो कहा जाता है वो शायद उतनी बड़ी कहानी नहीं है जितनी बड़ी कहानी वो है जो अनकहा रहा जाता है। असली कहानी वहीं छुपी हुई है। तो ये हर स्त्री का मामला अलग है, और पुरुष और स्त्री की समानता और असमानता की जहाँ तक बात है, तो मैं समझती हूँ कि माँ बनने और कुछ स्त्रियोचित कुछ गुणों की वजह से हम उसको एकदम खांचे से बाहर कर देते हैं, जबकि मनुष्य के रूप में दोनों लगभग एक जैसे हैं। सिर्फ कुछ गुण उसके अलग हैं, कुछ गुण उसके अलग हैं। मनुष्य के रूप में उनके अनुभव एक जैसे हैं। तो मुझे ये कभी समझ में नहीं आता कि स्त्री लेखन पुरुष लेखन कहकर लोग क्या साबित करना चाहते हैं। विदेशों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी विदेशी को मैंने ये कहते नहीं सुना। हजारों लोगों से मैंने बात की है, वहाँ पर ये बैरियर्स नहीं है, ये खांचे नहीं बने हुए हैं कि स्त्री लेखन पुरुष लेखन। हमारे यहाँ कुछ अजीब सी मानसिकता है। हम शायद इसलिए भी विशेषांक निकलते हैं। हाँ, हम शायद इसीलिए भी ऐसा कहते हैं क्योंकि हम कहीं ना उसको कमतर आंकते हैं। तो ये स्त्री लेखन है, हमने इसको कमतर आंक दिया, अब विशेषांक निकाल दिए, उनको एक खांचे में फिट कर दिया कि अब ये स्त्री लेखन है, यहाँ से यहाँ तक ये स्त्री लेखन है, इसके बाद का पुरुष लेखन है। तो यही ये पुरुषवादी धारणा है, सामंतवादी धारणा है। और अभी तो साहित्य अकादमी के एक सेमिनार में मृदुला गर्ग ने बहुत जोरदार आवाज के साथ इसका विरोध किया था, और उसने कहा था कि मैं साहित्य अकादमी से दरख्वास्त करती हूँ कि इस तरह के सेमिनार में प्लीज कम से कम मुझे न बुलाए। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह का जहाँ भी होता है प्लीज आप मुझे न बुलाएं। जया जी, लंबे समय से आप लिख रही हैं और खूब लिख रही हैं, बहुत सारे संग्रह आपके हैं, उपन्यास भी हैं। जब हम लोगों ने आपको पढ़ना प्रारंभ किया तो यह हंस का जो एक पूरा दौर चला, तो आप भी छपती थी, गीतांजलि जी भी छपती थी, हाँ। बहुत सारी और भी नई लेखिकाएं आई थी, बड़ी उन दिनों चर्चा हुआ करती थी आप लोगों की जी। और हम ये भी पढ़ते थे कि कई तरह की बातें भी होती थी। कुछ लोग जो बहुत बड़े स्वनाम धन्य लेखक हैं वो तो ये मानते थे कि किसी और आधार पर आपका छपना होता है। हाँ। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेखिकाओं में अपनी प्रतिभा है, अपनी योग्यता है, उसके आधार पर छप रही हैं। तो एक गलत धारणा बनी हुई थी पूरे उस समय, उसको आपने भी महसूस किया होगा, सुना भी होगा, आपके कानों तक भी बात पहुंची होगी। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये रचनाओं के आधार पर नहीं, ये आप लोगों का जो मूल्यांकन है, ये जो पुरुष लेखक हैं
वो दूसरे ढंग से क्यों जज करते रहे, कैसे करते रहे, उसकी वजह क्या थी? देखिए, ये तो हमेशा से होता आया है। कम से कम मैंने तो अपनी शुरुआती सालों में ही देखा है। जी जब हंस में मैं बहुत ज़्यादा छपती थी और शायद तीसरे चौथे हर अंक में मेरी एक कहानी आ जाती जी थी। जी जी। और राजेंद्र यादव मुझे बहुत सम्मान से छापते थे। हाँ, और मुझे अक्सर कहा करते थे कि लिखो, खूब लिखो। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि जब घी गर्म हो जाता है तो पूरियां छान लेनी चाहिए। तो उस समय क्योंकि मैं नई नई आई थी और मैं एक सिटिंग में, वो होता है ना, भीतर आपके एक लावा खदबदाता रहता है, आप कितना कुछ कह देना चाहते हो, आपको लगता है कि शायद इस कह देने से ना आपका भी कैथारसिस हो जाएगा और भीतर का कुछ निकल भी जाए। हाँ, और फिर दुनिया में कुछ बदल भी जाएगा। हालांकि बाद में चल के और समझ में आता है कि ये आपकी खाम ख्याली है। तो मैं छपती बहुत थी, तो बहुत सारे लोगों को बहुत नागवार गुजरता था। तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जया जाधवानी अपनी सुंदरता की वजह से छपती हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं कहते थे, जैसे गीतांजलि श्री हैं, वो भी छपती थी। तो लोग हमारी रचनाओं का कंपैरिजन नहीं करते थे, खूबसूरती का कंपैरिजन करते थे कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा। पर मैंने इस तरह की फिजूल बातों का कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं यहाँ वक्त काटी के लिए नहीं आई थी। मेरा मकसद था एक जेन्युइन राइटर बनना, जो अपनी बात कुछ अलग ढंग से कह सके, एक बाहर की बात नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने कभी बाहरी चीज़ों के बारे में बात नहीं की है अपनी किसी भी रचना में। मुझे ऐसा लगता है कि जितना दिखाई देता है उससे बहुत ज़्यादा हमारे भीतर है, जो हम नहीं देख पाते पर वो मौजूद है और वो सबके भीतर है। यानी जिस तरह से आइसबर्ग हम कहते हैं कि उसका 7 या 10% दिखाई देता है, बाकी उसका बहुत बड़ा हिस्सा अंदर होता है। यही स्थिति मानव जीवन के साथ भी है। तो मैंने अंदर को टारगेट किया है। और उस वक्त भी मुझे याद नहीं आता किसी ने इस तरह से लेखन किया हो कि बाहर की जगह सीधा अंदर जंप मारा हो। मुझे याद है राजेंद्र यादव कहते भी थे कि अरे तुम कहाँ कहाँ पहुँच जाती हो आदमी के भीतर, क्या क्या रहस्य तुम पा लेती हो उसके भीतर। तो ये शायद मेरी एक खुद ब खुद, हालांकि इस शैली के लिए मैंने कोई खास मेहनत की हो मुझे नहीं पता, पर एक आपकी बनावट ऐसी होती है ना कि आप एक खास ट्रैक पर लिखना शुरू कर देते हो। तो उस तरह से मैंने लिखना शुरू किया। तो चैलेंज तो ये मेरे सामने था कि अपनी एक आइडेंटिटी, एक अलग पहचान बनानी है। और ये जितनी मैं गॉसिपिंग सुनती थी उसको कभी मैंने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मैं 2 दिन के लिए नहीं हूँ, यहाँ पर तो मुझे खुद को साबित करना है। अच्छा, किसी में मैं एक सवाल जोड़ रहा था जी कि ये सब कुछ होता था और हमने आपको एक विद्रोही लेखिका के रूप में जाना समझा भी है, क्योंकि परंपराओं को आपने तोड़ा, घर परिवार से भी आप जद्दोजहद करके आपने लिखना जारी रखा। तो क्या कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा वाकया आया कि अब आपको लगा कि किसी को जाके 2 रापट मारना ही चाहिए और या उसको सुधार देना चाहिए पूरी तरह से, ऐसे किसी पुरुष लेखक को? देखिए, ऐसा कोई सवाल, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जीवन? जी, बहुत गुस्सा, मुझे बहुत सारी चीज़ों पर बहुत गुस्सा आता था, पर मेरी पारिवारिक स्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं किसी से भी कुछ कह सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से स्ट्रगल करके लिख रही थी। तो मेरा लेखिका होना घर वालों के लिए कोई प्रसन्नता की बात नहीं थी, कोई गर्व की बात नहीं थी। मैं उस फील्ड में बिल्कुल अकेली थी। तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि मैं लिखूं, कि घर वालों का मुकाबला करूं, कि बाहर वालों का मुकाबला करूं। तो शायद ये मेरा एस्केप था कि मैंने बाहर वालों को तवज्जो देना छोड़ दिया, मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया। और जिनके ऊपर भी मुझे गुस्सा आता था ना, मैंने उसको अपनी जिंदगी की लिस्ट से उसको काट दिया, फिर मैंने कभी मुड़ के उसकी तरफ डिलीट कर दिया, कहा जाए डिलीट कर दिया। जया जी, हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह की जो दलीय राजनीति है उसमें आपकी कोई रुचि नहीं है, कोई वामपंथी लेखक संगठन से भी आपका कोई ऐसा जुड़ाव नहीं है। आप सभी जगह पूरी स्वीकार्यता से और पूरे विनम्रता के साथ जाती आती भी हैं। मैं मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है कि राजनीति में आपकी कोई रुचि नहीं है, और जितने भी जो लेखक होते हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति का कुछ यदि लिखा हुआ नहीं है तो फिर शायद वो लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि साहित्य जो है वो राजनीति के आगे चलने वाली कोई मसाल होती है। तो आप पता नहीं किस तरह की मसाल लेके चल रही हैं, लेकिन ये तो तय है कि विसंगतियों पर आपका लगातार प्रहार है, कुरीतियों पे प्रहार है, और जो दोयम दर्जी की मान्यताएं हैं उन पर लगातार प्रहार है, और मुखर होकर के आप लिख भी रही हैं।
चलिए, राजनीति में कोई रुचि नहीं आपकी, ये समझ में आता है। मैं 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। हाँ हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति मनुष्य को छोटा करती है अच्छा। और साहित्य मनुष्य को बड़ा करता है। जी जी। तो जो मेरी यात्रा है वो एक छोटे कण से लेकर विराट तक की यात्रा है। आप राजनीति का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक देख लीजिए। मनुष्य ने मनुष्य को मारा है, मनुष्य ने मनुष्य का खून बहाया है। राजनीति ने मनुष्य का बहुत नुकसान किया है, क्योंकि ये जो राजनीति है ना, इसके अपने अप एंड डाउन्स हैं, इसके अपने स्वार्थ हैं, इसकी अपनी हिंसा है। यानी मुझे नहीं लगता कि राजनीति ने मनुष्य का कुछ भला किया है। और मेरी यात्रा मैं समझती हूँ अलग है। ये मनुष्य से मनुष्येतर की यात्रा है, इसलिए भी मैंने राजनीति में कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं, चलिए ठीक है, आपकी रुचि नहीं रही, लेकिन आप इतना तो जानती हैं कि साहित्य की भी एक राजनीति होती है। यस। तो जब साहित्य की राजनीति होती है तो उससे कैसे निपटना होता है? राजनीति तो आएगी ही, वो घर, यानी आप घर में भी यदि कुछ तय करती हैं कि आज ये भोजन में पकेगा, तो उस रसोई के पीछे भी तो एक राजनीति होती है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो साहित्य की राजनीति होती है, उससे मुकाबला कैसे करती हैं आप? आप यकीन करेंगे कि मैंने साहित्य की राजनीति से भी कभी मुकाबला नहीं किया। हालांकि इतने सालों में मैंने साहित्य की राजनीति को बहुत निकट से देखा है। अच्छा। मैंने ये देखा है पुरस्कार कैसे जाते हैं। अच्छा। मैंने ये देखा है कि एक दूसरे की पीठ थपथपा के कैसे पुरस्कार लिए जाते हैं, समीक्षाएं कैसे छापी जाती हैं। और लोग ये जो कैसे बताऊं, फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए किस तरह से अपने फॉलोअर्स इकट्ठे करते हैं, किस तरह से क्या क्या होता है। किताबें बिकवाई जाती हैं, किताबें पहुंचाई जाती हैं। जब नामवर सिंह जीवित थे तभी मुझे कितने सारे लोग कहते थे कि फलां ने अपनी किताब के लिए 6 चक्कर लगाए दिल्ली में नामवर सिंह के घर जाके। पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग। और अभी तो कोरोना काल में बकायदा फेसबुक पे तो ये स्थिति हो गई थी कि जिसे देखो वही कवि बना पड़ा था, वही लेखक था, और ताबड़तोड़ कहानियां थी। और हालांकि अलग बात है कि इनका कोई मजदूर आंदोलनों से इन लेखकों का या किसी जन संगठनों से या वहाँ जाकर के कोई व्यावहारिक काम तो होता नहीं है। तो चलिए, आप ये मानती हैं कि आपने जो साहित्य की राजनीति है उससे मुकाबला नहीं किया। फिलहाल इतने साल हो गए लेखन को आपके, अभी क्या मुकाबला चल रहा है? जो जिस जया जादवानी ने बहुत पारिवारिक संघर्ष किया, बहुत जद्दोजहद की, अब जया जादवानी इस पूरे समाज को कैसे देख रही हैं? क्या लगता है कि जो कुछ जया जादवानी ने लिखा उसका कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, कोई बदलाव हुआ? इसलिए 10-12-20 किताबें आ गई। देखिए, मुझे ये तो नहीं मालूम कि जो मैंने लिखा है वो समाज में कितना परिवर्तन लाएगा, क्योंकि जो मैंने लिखा है मैं ये बहुत भीतर से जानती हूँ कि अगर किसी ने इसको पढ़ा तो मनुष्य भीतर से बदलेगा, और वही बदलाव वास्तविक बदलाव है। पर ये भी मैं नहीं कह सकती, ये शायद कभी कोई और कहेगा या नहीं कहेगा, मैं ये भी नहीं जानती। पर जहाँ तक मेरी बात है, जब मैं शुरुआत की थी, जब मैं थोड़ी सी मैच्योर हुई थी, 16-18 साल की, तब मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरे पैरों के नीचे कोई ज़मीन नहीं है, कोई स्थान नहीं है मेरा। जो भी ज़मीन है किसी दूसरे की दी हुई है और वो कभी भी ले सकता है। तो जो मेरा स्ट्रगल था, अपने आप को खड़ा करने का स्ट्रगल, अपने आप को पहचानने का स्ट्रगल, वो मैं करते हुए लगातार आई हूँ। और अगर आप ध्यान देंगे तो वही स्ट्रगल आपको मेरी रचनाओं में दिखाई देगा। क्योंकि मुझे एक बार उज्जैन से किसी का प्रोफेसर का फ़ोन आया था और उसने कहा था कि हिंदी साहित्य में आज भी औरत की यात्रा एक पति और एक प्रेमी, एक घर और कुछ बच्चे पाने की हुए, आज भी। पर आपकी यात्रा यहाँ से अकेले की शुरू होती है। आपकी यात्रा में कभी पति नहीं चाहिए, प्रेमी नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। आपकी यात्रा में आप डेस्टिनेशन में आप खुद हैं, आप खुद को पाना चाहती हैं। तो उसने जब मुझे बहुत साल पहले कहा था, तब मेरा ध्यान गया कि यार इसने कितना सही पकड़ा है, जो आज तक किसी ने नहीं पकड़ पाया। तो ये मेरी खुद को पहचानने की एक यात्रा रही है। और अब रियली मैं अब इस उम्र में आके मुझे इस बात का संतोष है
कि मैं जो इस यात्रा पर चली थी, तो अब मेरी मुझसे मुलाकात हो गई है, मेरी मेरे से पहचान हो गई है। अब मैं जानने लगी हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और क्या मुझे करना चाहिए और क्या मैं कर सकती हूँ। और मैं समझती हूँ इस जर्नी की ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए, मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ही थोड़ा सा बताना चाह रहा था, आप ही बताएं तो अच्छा रहेगा। जया जी का जो बचपन है बहुत संघर्षों में गुजरा, और लगभग जब वो 16-17 साल की थी तब घर में काफ़ी बंदिशें थीं कि बाहर नहीं जाना है, दूसरी तरह की कुछ चीज़ों में हिस्सेदारी दर्ज नहीं करनी है। तब किताबें सबसे पहले आपके हाथ पे कैसी आई जया जी, ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। वो संघर्ष बताइए, क्योंकि आपने कहीं पे ये लिखा भी और बोला भी कि घर परिवार की मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि किताबों से बहुत वास्ता पढ़ पाता। तो थोड़ा सा दर्शकों को ये ज़रूर बताएं कि वो कौन सी पहली किताब थी जिसने आपको बदला, हाँ। किसने ला कर दी थी वो किताब? हाँ। जी। एक्चुअली मैं जब एर्थ में थी, तो क्योंकि गांव में, कोतमा गांव में तो कुछ था नहीं, और पिताजी घर से निकलने नहीं देते थे, और स्कूल जाते थे तो एक हमारी काम वाली दाई थी, वो साथ जाती थी, और वापस जब दरवाज़ा खुलता था, स्कूल का गेट खुलता था, तो पहले से ही मौजूद रहती थी, जो हाथ पकड़ के घर ले आती थी। इसके बाद घर के दरवाजे बंद हो जाते थे, जो अगली सुबह खुलते थे। तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था, एक समझ लीजिए एक निस्सीम अकेलापन था। तो मेरे पिताजी ने पता नहीं कैसे, शायद उनकी अपनी शिक्षा अधूरी रह गई, और वो 5वीं तक पढ़ पाए थे सिंध से, और पार्टीशन के बाद इधर आ गए थे। तो उन्होंने हिंद पॉकेट बुक्स की मेंबरशिप के लिए, मैंने उनसे कहा कि मुझे दिलवा दीजिए, तो उन्होंने दिलवा दी। अच्छा। कोई मात्र शायद 20 रुपए में वो मेंबरशिप होती थी, और हिंद पॉकेट बुक्स की किताबें आती थी 2 रुपए में, 2 रुपए 3 रुपए में आती थी। और वहाँ से वो हर महीने पॉकेट बुक्स की किताबें, 3-4 किताबें मेरे पास आ जाती थी। तो वहाँ से मैंने सबसे पहले अमृता प्रीतम की डॉक्टर देव पढ़ी। अच्छा। और डॉक्टर देव पढ़ी, और मेरे दिमाग के दरवाजे खुल गए, मेरे दिल के दरवाजे खुल गए। मैंने कहा यार, ऐसा भी होता है, प्रेम ऐसे भी किया जाता है, स्त्री पुरुष का संबंध ऐसे भी होता है। क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था अपनी जिंदगी में, मैंने स्त्री पुरुष को हमेशा झगड़ते देखा था, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत होती थी, उनका बस चले तो एक दूसरे का खून कर दें। तो वो जो किताबें मुझे एक अलग संसार में ले गईं। फिर मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा, और मृदुला गर्ग को पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, अमृता प्रीतम को पढ़ा। तो ये किताबें, मैं जिस दुनिया से भागना चाहती थी, किताबें मुझे उस दुनिया से भगा ले गईं। और उन्होंने एक ऐसी दुनिया मेरे लिए रची और दिखाई जहां मैं पहुंचना चाहती थी। आप यकीन करेंगे, जब मैं 8वीं 9वीं पढ़ती थी, तब मेरे घर में जब मेरी शादी की बात चलती थी, तो रिश्ते आते थे बहुत, और दादाजी चाहते थे कि जल्दी से कर दिया जाए इसका रिश्ता, 9वीं तो पढ़ ली, इससे ज्यादा पढ़ना, पहले बोलते थे ना लेटर चिट्ठी लिखना आ जाए तो बस। हो गया। अब तो उस समय भी कहीं ना कहीं जानती थी, मैं अपनी माँ से कहती थी चाहे तुम लोग कुछ भी करो, मैं डबल एमए तो करूंगी। तो मेरी माँ कहती है डबल एमए? अरे तुमको तो कॉलेज 11th करने के लिए मिल जाए यही गनीमत है। तो 11th करने के लिए तो मुझे जैसे तैसे मिल गया। फिर मेरी मैरिज हो गई। शादी के बाद पढ़ाई पर बंदिशें, मेरी सास किताब देखती थी तो फेंक देती थी। अच्छा। तो वहां से फिर मेरे को जूझना पड़ा। और आप यकीन करेंगे, मैं रात को 3 बजे से 6 बजे पढ़ती थी, 3 बजे से उठ के 6 बजे तक पढ़ती थी, क्योंकि फिर किसी को पता नहीं चलता था। और 6 बजे के बाद मैं घर का काम करती थी, तो किसी को पता ही नहीं चला, और मेरा बीए हो गया। फिर मैंने एमए, डबल एमए। तो जब मेरा डबल एमए हुआ, तो मैं सोच रही थी कि देखो, अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है और सचमुच तुम वो बनना चाहते हो जो वाकई तुम्हारी ख्वाहिश है, अपने भीतर अपनी आत्मा से चाहते हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता वो बनने से। तो चलिए दर्शकों, ये थी जया जादवानी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और हमें खुशी है कि जया जी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में है, और उनका साथ लगातार हम सबको मिलता रहता है, किसी सेमिनार में या किसी चाय के ठिये पे, या कभी कुछ कहिए कि किसी विमर्श में भी। और आपको अब इस पूरे वार्तालाप से ज़रूर आभास हुआ होगा कि जया जी का जो संघर्ष है बचपन से लेकर आज तक के, वो बहुत अलग तरह का रहा है, और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। और आज भी वो कहती हैं कि अभी
खुद से वो मुकाबला कर रही हैं, खुद को जान रही हैं और खुद को उन्होंने थोड़ा बहुत जान लिया है। एक स्त्री और लेखिका हो भी यदि इतना भी कुछ कर पाती है तो हमें सोचते हैं कि इस जो प्रत्यसत्तात्मक जो समाज है, जो पूरी एक दुनिया है, उसमें एक बड़ी बात है। जया जी को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आगे की लड़ाई, उनका सफ़र जो है बहुत ज़ोरदार ढंग से जारी रहे, इसके लिए ज़ोरदार बधाई जया जी आपको। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।